बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स कैलकुलस 2 यानी मैथ 202 के टॉपिक मल्टीपल इंटीग्रल्स का पहला लेक्चर देख रहे हैं। तो हम डबल इंटीग्रल्स से स्टार्ट करते हैं और वो भी सबसे जो सिंपलेस्ट केस है यानी डबल इंटीग्रल्स ओवर रेक्टेंगुलर रीजन्स। सपोज़ ये हमारा रीजन आर है, रेक्टेंगुलर रीजन है, जिसकी ये देखें इस तरह से डिफाइंड है कि x जो है a और b के दरमियान वेरी कर रहा है, a से b तक, और y जो है वो c से d तक वेरी कर रहा है। यानी x की लिमिट्स भी कांस्टेंट है और y की लिमिट्स भी कांस्टेंट है। ये आगे चल के हम जब इंटीग्रल कर इवेल्युएट करेंगे ना डबल इंटीग्रल्स, तब आपको तो बात क्लियर हो जाएगी। देखें भी फिलहाल इसकी जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट है, a b ये x की लिमिट्स हैं और c से d तक y की लिमिट्स हैं। एक दो वेरिएबल्स का फंक्शन है f और सपोज वो कंटिन्यूस है इस रेक्टेंगुलर रीजन r पे, फिर r इस तरह से डिफाइंड है। देन द डबल इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x y ओवर r इज गिवन बाय, ये नोटेशन है, डबल इंटीग्रल ओवर r ऑफ द फंक्शन f ऑफ x y dA। ये a जो है ना, ये एरिया है इस रीजन का। इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं, ये लिमिट होती है इस सम की, जैसे रिमानियन सम होता था वहाँ पे ना सिंगल इंटीग्रल में, जो आप बाय डेफिनेशन करते थे। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि ये जो टोटल रीजन है इसको हम छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें से एक ये रेक्टेंगल हमने कंसिडर किया ये वाला, जिसका एरिया डेल्टा ए के है, जो कि इक्वल होगा डेल्टा एक्स के। ये अगर डेल्टा एक्स के हो और ये जो इसकी हाइट है ये डेल्टा वाई के हो, तो इसका एरिया जो है वो डेल्टा ए के होगा। तो इस तरह से वो जो ग्रिड बना लेते हैं हम और इसका सम ले लेते हैं। जितने ज़्यादा आप रेक्टेंगल बनाएंगे यानी जितने छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाएंगे उतना एक्यूरेट आपका ये इंटीग्रल आएगा, ज़ाहिर है। तो इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, ये देखें, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि लिमिट norm of this partition goes to 0। इसका क्या मतलब है कि आपके जो रेक्टेंगल्स हैं f of x के y के, ये भी बताता हूँ आपको कि ये क्या है, डेल्टा ए के, कि ये जो आपने रेक्टेंगल बनाया है ना, इनकी विड्थ जो है ना, ये लेंथ कह लें या विड्थ कह लें या डायगोनल कह लें, कुछ भी, वो नेग्लिजिबल हो जाए। इतने छोटे रेक्टेंगल आप बना लें, यानी छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में इसको डिवाइड कर लें, यानी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, n जो है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है, ये इन्फिनिट को अप्रोच करें, तो उस वक्त ये कंटिन्यूस सम इस तरह से लिख लेते हैं उसको डबल इंटीग्रल्स की फॉर्म में, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप सिंगल इंटीग्रल में करते थे। तो इस इंटीग्रल को उस तरह से डिफाइन किया जाता है। ये तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, प्रोवाइड द लिमिट एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे तो। और फ्रोबेनियस थ्योरम क्या है, फर्स्ट फॉर्म इसकी जो वीकर फॉर्म है वो ये है कि इफ f of x y is continuous throughout a rectangular region R where R is defined as this, x की लिमिट, x जो है a से b तक वेरी कर रहा है और y जो है c से d तक, देन जो डबल इंटीग्रल है उसको दोनों तरीक़ों से एवेल्युएट किया जा सकता है। यानी अगर a x की लिमिट्स भी कांस्टेंट हो, y की लिमिट्स भी कांस्टेंट हो, यानी रेक्टेंगुलर रीजन हो इस तरह से, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले y के लिहाज से इंटीग्रेट करके बाद में x के लिहाज से इंटीग्रेट करें या पहले x के लिहाज से इंटीग्रेट करके बाद में y के लिहाज से इंटीग्रेट करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। लेकिन कुछ चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। देखें, जब हम y के लिहाज से पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं तो देखें y वाला जो इंटीग्रल है वो अंदर लिखा है, यानी पहले ये वाला इंटीग्रल वैल्यूएट होगा, इसका जो आंसर आएगा लिमिट्स पुट कर लेंगे, उसके बाद x के लिहाज से जो इंटीग्रेशन होगी उसमें x की लिमिट्स यूज़ होगी। यहाँ पे देखिए पहले x के लिहाज से इंटीग्रेट होगा तो x की लिमिट्स पहले लिखी है a b ये वाली, और जो आंसर आएगा उसको फिर y के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे और उसकी ये लिमिट्स थी c से d तक। एक्चुअली होता यूँ है कि फिज़िकली देख लें थोड़ा सा इसको, अगर आपको ज्योमेट्रिकली समझ आए तो ये x y प्लेन है ना, ये जहाँ पे हमने ये अपना रीजन लिया हुआ है, बिलफर्ज ये हमारा रीजन है R, ये जिसके हमने ऐसे ग्रिड बनाया हुआ है, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाए हुए हैं, ये वो रीजन है R। तो ये जो f of x y है ना, एक्चुअली ये आपको पता है, ये इसी तरह से ले लें, ये बिलफर्ज ये z इज़ इक्वल टू f of x y, ये एक सरफेस को डिफाइन करेगा, एक इक्वेशन है R3 में, एक सरफेस को डिफाइन करेगा। इस सरफेस के नीचे और इस रीजन, ये जो हमारा बाउंड्री है ये रीजन, इसके अंदर अंदर जो एरिया, जो रीजन ऑफ स्पेस बाउंड होगा ना, उसका वॉल्यूम देता है एक्चुअली ये जो इंटीग्रल है ये वाला।
यानी ये बिलफर्ज यहाँ तक है, ये ना इस सरफेस तक यहाँ तक। तो इसके अंदर ये जो स्पेस रीजन ऑफ स्पेस है ना, इसका वॉल्यूम बता रहा होता है ये इंटीग्रल। तो इसमें होता क्या एक्चुअली, ये जो हमने रीजन बनाया हुआ है इसके जो हर कंपोनेंट लिखा हुआ ना, ये जो सम जिन चीज़ों को हमने सम किया ये एक्चुअली है कि इसको थोड़ा सा देख लें, एफ ऑफ एक्स के, वाई के और डेल्टा ए के। अब ये डेल्टा ए के तो मैंने आपको बताया ये बिलफर्ज एक इस रेक्टेंगल का ना एरिया, इस एरिया को इसके एक इंटरमीडिएट पॉइंट लेते हैं इसी रेक्टेंगल का, बिलफर्ज यहाँ पे ये मैंने पॉइंट ले लिया है जिसको मैंने एक्स के वाई के कहा है, और उस पे फंक्शन को जब एवेल्यूएट करते हैं तो फंक्शन की ये हाइट हमें मिल जाती है, सॉरी फंक्शन की हाइट हमें मिल जाती है यहाँ सरफेस तक। तो हम इसके ये जो एरिया है रेक्टेंगल का उसको फंक्शन हाइट से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं और उनको सम करते हैं तो ज़ाहिर आपको वॉल्यूम मिल जाता है। तो ज्योमेट्रिकली ये वॉल्यूम दे रहा होता है हमें अंडर दिस सरफेस z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, इस सरफेस के अंदर जो वॉल्यूम है और इनक्लोज्ड बाय दिस रीजन आर। तो ये देखिए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है कांस्टेंट लिमिट्स वाला, यानी रेक्टेंगुलर रीजन है हमारा कि y देखें पहले y के लिहाज से इंटीग्रेट हो रहा है, बाद में x के लिहाज से इंटीग्रेट हो रहा है। तो y की जो लिमिट्स हैं वो 1 से 2 तक हैं और x की जो लिमिट्स हैं वो 2 से 4 तक हैं। तो इसको इवेल्यूएट कैसे करते हैं, दोनों तरीक़ों से इवेल्यूएट कर लेते हैं, जो कि हमने फ्यूरियस थ्योरम देखा। तो y के लिहाज से अगर पहले इंटीग्रेट करें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्चुअली 2 बार इंटीग्रेट करना है, इसमें नई चीज़ नहीं है कि ये देखें ऐसे लिख लेते हैं 1 से 2 तक एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को इंटीग्रेट कर देते हैं y के लिहाज से dy, और फिर जो आंसर आएगा उसको x के लिहाज से इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या करेंगे, जब हम y के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो हम x को बतौर कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ये जो x लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रल y के लिहाज से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर टू y, जैसे 2 लिखा हो तो 2 का इंटीग्रल 2y आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y, प्लस वाई स्क्वेयर का इंटीग्रल आ जाएगा y क्यूब बाई 3, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 1 से लेके 2 तक। तो अभी इसको इसमें लिमिट्स पुट करनी है 2 से 4 तक। ओके, अपर लिमिट बिल्कुल वो सेम प्रोसीजर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट करेंगे लेकिन एहतियात से, एहतियात ये कि हमने y के लिहाज से इंटीग्रेट किया है तो जो लिमिट्स पुट होंगी वो वेरिएबल y में पुट होंगी, वो x को तो हमने कांस्टेंट ट्रीट किया था, तो इस तरह से आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इंटू 2 प्लस 2 का क्यूब बाई 3 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करूँगा, लोअर लिमिट पुट करूँगा तो एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस सॉरी प्लस 1 का क्यूब ओवर 3। तो पहले अपर लिमिट पुट कर दी और फिर लोअर लिमिट पुट कर दी। तो देखते हैं ये क्या बनता है 2 से 4 तक, ये 2x स्क्वेयर और माइनस एक्स स्क्वेयर ये मिल के एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, और 8/3 माइनस 1/3 ये बन जाएगा 7/3। तो ये हमारा अंदर वाला एक इंटीग्रल को हमने एवेल्यूएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू y। अब जो इंटीग्रल बच गया इसको x के लिहाज से इंटीग्रेट कर लेंगे, तो x क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रल लिख दिया प्लस 7/3 तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साथ x आ जाएगा और साथ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लिख लें 2 से 4 तक। अब इसको एवेल्यूएट करते हैं, यानी लिमिट्स अप्लाई करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करते हैं। 4 का क्यूब यानी 64/3 प्लस यहाँ 4 पुट करूँगा तो 7 4 28/3, ये अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करता हूँ यानी 2, तो 2 का क्यूब यानी 8/3 और इधर 2 पुट करूँगा तो 7 2 14/3 आ जाएगा। तो ये बन गया 64 प्लस 28 92/3 माइनस 8 और 14 22/3, इनको माइनस करें तो 70/3। तो ये आपका रिजल्ट है। इसको बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं आएगी, बस तरतीब का ख्याल रखना है कि y
के लिहाज से जब इंटीग्रेट करेंगे तो x को कॉन्सेंट्रेट करेंगे और लिमिट्स जो पुट करेंगे वो वेरिएबल y में पुट करेंगे। बाद में अगर x के लिहाज से इंटीग्रेट करें तो फिर जो लिमिट्स हैं वो x में पुट होंगी। इसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं। जब तक लिमिट्स दोनों वेरिएबल की कांस्टेंट हो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पहले किस वेरिएबल के लिहाज से इंटीग्रेट किया और बाद में किसके लिहाज से इंटीग्रेट किया। इसी को फ्रोबेनियस थ्योरम की वीकर फॉर्म भी कहते हैं, जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी। तो इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स पहले लिख लें डी वाई, लेकिन एहतियात करनी है ये कि एक्स की लिमिट्स ये वाली हैं 4 से 2, तो वो अब पहले आएंगी 4 से 2 और y 2 से 4 थी, 2 से 4 और y की जो लिमिट्स हैं वो 1 से 2 है। तो इस तरह से भी अगर इसको सॉल्व करें तो आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। कांस्टेंट लिमिट्स का ये फ़ायदा कि आपको तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए कांस्टेंट लिमिट्स वाले दो और प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। तो कांस्टेंट लिमिट्स के साथ डबल इंटीग्रल तो आपने देखे, वो बिल्कुल सिंपल है, यानी रेक्टेंगुलर रीजन वाले सिंपलेस्ट केस है। उसके बाद देखें डबल इंटीग्रल्स और नॉन रेक्टेंगुलर रीजन्स। बिलफर्ज ये एक रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, यानी इस रीजन पे हमने इंटीग्रेट करना है अपने फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई को। तो लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द रीजन आर। अब आर दो तरह से डिफाइन हो सकता है। इफ़ आर इज़ डिफाइंड बाय दिस के ये एक्स जो है इसकी लिमिट्स जो है वो उसी तरह से कांस्टेंट है, जबकि वाई जो है उसकी वो डिफरेंट कर्व्स के ज़रिए डिफाइंड है, यानी वाई जो है इट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू g1 ऑफ x पहला फंक्शन और y इज़ लेस देन और इक्वल टू g2 ऑफ x। तो ये जो फंक्शन है यानी y जो है वो दो फंक्शंस के ज़रिए डिफाइंड है, यानी दो कर्व्स से बाउंड हो रहा है जो y की रीजन है। फिर g1 एंड g2 आर कंटिन्यूस ऑन a b। हाँ ये ज़रूरी है क्योंकि देखें जब हम पहली बार y के लिहाज से इंटीग्रेट कर देंगे ना तो इसमें फंक्शन g2 ऑफ x और g1 ऑफ x पुट कर देंगे। अब जब हम उसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे x के लिहाज से तो हमारी कंटिन्यूटी जो है वो शर्त होती है इंटीग्रेबिलिटी के लिए, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूस हो तो वो डिफरेंशिएबल होता है। तो यानी हाँ, तो उसको फिर बाद में x के लिहाज से इंटीग्रेट करके a से b तक लिमिट पुट कर देंगे। फिर अगर दूसरे तरीके से डिफाइन हो, इफ़ r इज़ डिफाइंड बाय दिस के y की लिमिट्स अगर कांस्टेंट हों और x जो है वो दो कर्व्स से बाउंड हो रहा हो, यानी दो फंक्शंस के ज़रिए डिफाइंड हो, वेरिएबल लिमिट्स हो x की, तो फिर हम वेयर h1 एंड h2 आर कंटिन्यूस ऑन दीज वैल्यूज ऑफ y, देन फिर हम इसको कैसे इवेल्युएट करते हैं। फिर जो वेरिएबल लिमिट्स हैं देखें वो पहले लिखते हैं ये दोनों केसेस में कि y जब वेरिएबल लिमिट्स के ज़रिए डिफाइंड था तो पहले y के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया, बाद में x के लिहाज से इंटीग्रेट किया। और जब x के लिमिट्स वेरिएबल हैं तो पहले देखें x के लिहाज से इंटीग्रेट कर लिया और बाद में y के लिहाज से इंटीग्रेट कर लिया। ये दोनों ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। बेसिकली होता ही है कि बाद दफ़ा फंक्शन इस तरह से डिफाइंड होता है कि हमें यानी y के लिहाज से वो इंटीग्रेट नहीं हो पाता, तो हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को रिवर्स करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं कि ये जो लिमिट्स हैं ऐसे रीजन में कैसे फाइंड करते हैं और दूसरी बात कि ऑर्डर को रिवर्स कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम सिंपल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, जिसमें हमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन की बनाना। तो जब हमें इंटीग्रेशन यानी y के लिहाज से अगर ये इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा हमसे, तो हम इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर लेते हैं। ऐसे dx के लिहाज से पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं और बाद में dy के लिहाज से इंटीग्रेट करते हैं, तो x के लिहाज से वो इंटीग्रेट हो जाता है, तो हमारा मसला हल हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये लिमिट्स कैसे फाइंड करते हैं, अगर रीजन जो है वो डिफाइंड हो लेकिन लिमिट्स ना दी गई हो तो वो कैसे फाइंड करते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो इन दोनों तरह के रीजन्स जो यानी x की लिमिट्स कांस्टेंट हो, y की वेरिएबल हो, या y की लिमिट्स कांस्टेंट हो और x जो है वो उसकी लिमिट्स वेरिएबल हों, तो इन दोनों से रिलेटेड हम एक एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है इसमें जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है उस पर गौर करें कि y के लिहाज से जो लिमिट्स हैं वो ये अंदर वाली हैं, पहला जो इंटीग्रल है, और x के लिहाज से जो लिमिट्स हैं वो ये, यानी ये टाइप 1 का इंटीग्रल है जो हमने अभी फ्रोबेनियस थ्योरम देखा स्ट्रॉन्गर फॉर्म में। x की लिमिट्स कांस्टेंट हैं, यानी इस तरह से है, x जो है वो 0 से
1 तक है, और y जो है वो वेरी कर रहा है 0 से ये पैराबोला x स्क्वायर के दरमियान। तो इसको कैसे इवेल्युएट करना है, जैसे हमें फ्रोबेनियस थ्योरम में बताया गया कि देखें जब हम y के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे कि x तो कांस्टेंट है, इसको बेशक बाहर लिख लें यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन जो होगी, चलिए मैं लिख देता हूँ, ये देखें ऐसे हो सकता है। अगर x आप यहाँ पे भी लिखें तो कांस्टेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही लिखा रहता है। ये देखें दोनों तरीकों से कर देता हूँ, इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि ये बात कर रहा था 0 से x स्क्वायर x e पावर y dy और ये dx। देखें अब ये x की वही हैसियत है जैसे आप समझिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, कांस्टेंट है, उसको यहाँ लिखा रहने दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उठा के उसको बाहर लिखते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 से 1 x तो वैसे ही रहेगा, e पावर y का इंटीग्रल y के लिहाज से आपको पता है e पावर y होता है, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो 0 से x स्क्वायर करते हैं। और अब हम इसको लिमिट्स पुट करेंगे y की 0 से 1। हाँ, इस चीज़ का ख्याल रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ कि अभी हमने y के लिहाज से इंटीग्रेशन की है, लिहाजा लिमिट्स y में पुट होंगी, x में पुट नहीं होंगी, x को ऐसे रहने दें। तो e पावर x स्क्वायर, y की जगह x स्क्वायर पुट कर दिया, माइनस e पावर 0, ये मैंने y की लिमिट्स पुट कर दी। तो 0 से 1, अब देखें e पावर x स्क्वायर माइनस 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं x को, 0 से 1 e पावर x स्क्वायर इंटू x dx माइनस 0 से 1 x dx, यानी ये x जो है e पावर x स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई हो गया और 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको एवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। देखें ये हमें फ़ायदा हो गया, हमारे पास एक x मौजूद है, वरना e पावर x स्क्वायर की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं थी। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव बना लेते हैं। ये देखें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, आपको पता है x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो 2x होता है, x स्क्वायर, और ये देखें 2x, इसको बताओ डेरिवेटिव प्रिजर्व कर लिया। और जो सेकंड इंटीग्रल है वो आपको पता है ईजी है, x का इंटीग्रल आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो 0 से 1 तक। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करने के लिए पुट कर लेते हैं, पुट x स्क्वायर, वैसे डिफरेंशियल बना हुआ डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप, लेकिन चलें, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t व्हेन x इज इक्वल टू 0, t कहाँ अप्रोच करेगा, यहाँ पे x की जगह 0 पुट करें तो 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, और जब x की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे पुट करें तो x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो भी 1 ही आएगा, यानी लिमिट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हमारा इंटीग्रल क्या बन गया, 1 से 2, 0 से 1, लिमिट्स वही रही, e पावर t, और इसका डिफरेंशियल देख लें 2x dx जो है वो dt आ जाएगा, यानी ये 2x dx की जगह पे हमारे पास ये dt आ गया, माइनस इधर लिमिट्स पुट कर देते हैं 1/2 माइनस 0/2, तो ये बन जाएगा 1/2, e पावर t का t के लिहाज से इंटीग्रल लें तो e पावर t ही आएगा, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1, और यहाँ पे 1/2 बचेगा। अब इसको पुट कर देते हैं, e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, तो ये कितना बन रहा है 1/2, e से एक बार मल्टीप्लाई होगा, और e पावर 0 आपको पता है 1 होता है, ये e 1/2 जो है वो e पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये 1/2, तो 1/2 और 1/2 मिलके यानी ऐसे लिख लेते हैं e/2 माइनस ये 1/2 और 1/2 मिलके 1 बन जाएगा। तो ये इस इंटीग्रल का आंसर है। तो इस तरह से ये इजी होती है इंटीग्रेशन। ये एक और प्रॉब्लम देख लें वेरिएबल लिमिट्स वाला, कि इसमें देखिए टाइप 2 का रीजन है हमारा, इसमें जो आपकी x की लिमिट्स हैं वो वेरिएबल हैं, x की लिमिट्स हैं y से लेके 8 माइनस y तक, यानी ये स्ट्रेट लाइन से बाउंड हुआ हुआ है, और जो y की लिमिट्स हैं वो 2 से 4 तक हैं, 2 से 4 तक। तो इस तरह के इंटीग्रल्स में पहले देखें x के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे और बाद में y के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको यूँ लिख लेते हैं 2 से 4, और अब देखें ये मैंने y को इंटीग्रेट करना है, y का अब देखें चूँकि x के लिहाज से इंटीग्रेशन हो रही है तो y को बतौर कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, चाहे तो अंदर ही लिखा रहने दें जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया,
चाहे तो कांस्टेंट है उसको बाहर लिखते हैं, y से 8 माइनस वाई तक, और यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 1 का इंटीग्रल लेना हमने रेस्पेक्ट टू x dy। तो ये बन जाएगा 2 से 4 y, लेकिन ये y जो है ये x के लिहाज से कांस्टेंट है, y के लिहाज से जब इंटीग्रेट करेंगे तब कांस्टेंट नहीं है, लिहाजा इस इंटीग्रल से इसको बाहर नहीं किया जा सकता, इस चीज़ का ख्याल रखें। तो 1 का इंटीग्रल x आ गया और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो y से लेके 8 माइनस वाई तक है, और ये अभी हम इसको y के लिहाज से भी इंटीग्रेट करेंगे। 2 से 4 और लिमिट्स पुट करते हैं y जी, पहले x की जगह 8 माइनस वाई लिखेंगे, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये y आ जाएगा dy। तो ये बन रहा है 2 से 4 y 8 माइनस 2y, और इसको ये जो बाहर वाला y है इसको भी मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये बन जाएगा 8y माइनस 2y स्क्वायर dy। तो बस अब कैलकुलेशन है, जस्ट इसको कैलकुलेट कर लें। 8y का जो इंटीग्रल आपको पता है 8y स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और 2y स्क्वायर का आ जाएगा 2y क्यूब बाई 3, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो 2 से 4 तक है। 8 × 8 है, तो 4 × 4, पहले मैं अपर लिमिट पुट करने लगा हूँ, 4 × 4 का स्क्वायर माइनस 2 × 4 का क्यूब यानी 64/3, ये अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करूँगा 2, तो 4 × 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 और 2 का क्यूब यानी 8/3। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये बन जाएगा 16 × 4 = 64, ये 128/3 माइनस ये 16 है, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस 16/3 है। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, 64 3 माइनस 64 2 यानी 64/3 रह जाएगा, और 16 3 48 माइनस 48 और प्लस 16 माइनस का 32/3 रह जाएगा। मजीद एलसीएम ले तो 64 माइनस 32 इज 32/3। तो ये इसका आंसर है, ये बिल्कुल ईजी होते हैं। जब हमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन गिवन हो तो हमें रीजन ड्रा करने की, आप हाँ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन गिवन हो और जो फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं वो भी इस तरह से हो कि हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी इसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, तो फिर तो हमें रीजन को ड्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बाज़ दफ़ा इन दोनों में से कोई एक केस ऐसा हो कि हमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ना गिवन हो, जस्ट रीजन डिफाइन करते कि ये इस रीजन सर्कल में इसको इंटीग्रेट करें या किसी रेक्टेंगल में या दो कर्व्स के दरमियान इसको इंटीग्रेट करें, तो फिर हमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करना पड़ती है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, बाज़ दफ़ा फंक्शन ऐसा होता है कि किसी एक वेरिएबल के लिहाज से इंटीग्रेट नहीं हो पाता, तो फिर हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को रिवर्स करते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अगर हम इसका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ड्रा करना चाहें वैसे अभी, तो ये देखें, ये मैंने बनाया हुआ है, एक यहाँ से जो इक्वेशन आ रही है वो है y = x, और यहाँ से जो कर्व आ रहा है वो आ रहा है x = 8 माइनस वाई, या प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो x + y = 8। तो इन दोनों कर्व्स को अगर मैं ड्रा करूँ तो y = x को तो आप सब जानते हैं, ये स्ट्रेट लाइन होती है जो बाइसेक्ट कर रही होती है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट्स को, ये y = x है। और x + y = 8 जो है ये इसका x इंटरसेप्ट भी 8 आएगा, y इंटरसेप्ट भी 8 आएगा, यानी ये ऐसी लाइन होगी कि x एक्सिस को भी y एक्सिस को भी 8 पे कट करेगी और x एक्सिस को भी 8 पे कट करेगी। ये वो लाइन है x + y = 8, या y की फॉर्म में लिखना है आपने तो y = x + 8 - x। और जो y की लिमिट्स हैं उनमें देखें तो एक दफ़ा y = 2 है, यहाँ से आ जाएगा y = 2, ये स्ट्रेट लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, y = 2, ये ऐसे ये इस लाइन को 2 पे कट करेगा, ये आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों को सॉल्व करें ना, y = 2 इस इक्वेशन में पुट करें तो आपको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू 2 आती है, तो यहाँ पे 2 पे कट करेगा। और फिर y = 4 यहाँ से आ रही है, y = 4, ये इस क्वेश्चन में करना नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि इसमें रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को ड्रा कैसे करते हैं। y = 4, अच्छा अब हमने देखना है कि ये जो इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, ये जो पहले वाली जो वेरिएबल लिमिट्स वाली लाइन थी y = x और x + y = 8, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो y = x, यहाँ पे इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, y की जगह x पुट करते हैं, तो x + x = 8, तो x = 4,
यानी x इज इक्वल टू 4 है, वो यहाँ पुट करेंगे तो ये इस लाइन पे लाई कर रहा है तो y भी 4 होगा, यानी y इज इक्वल टू 4 लाइन जो है ना वो ऐसे होगी। तो ये y इज इक्वल टू 4 वाली लाइन है, ये y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन है। तो देखिए x की लिमिट्स क्या थी, x वाली लिमिट से हमारे पास ये दो कर्व आए थे। मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये एक ये वाला y इज इक्वल टू x वाला और दूसरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 वाला, ये दो x की लिमिट से आए थे। और जो दो लाइंस हैं ये वाली y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4, तो इनके दरमियान जो रीजन आ रहा है उनके वो हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी x की जो वैल्यूज़ हैं वो इस कर्व से आगे, यानी x इज ग्रेटर देन y इज इक्वल टू x, इस कर्व से आगे यानी यहाँ से आगे हैं और इस कर्व से पीछे था, और y की जो वैल्यूज़ हैं इस कर्व से ऊपर और उस कर्व से नीचे। तो देखें ये यहाँ पे ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई जैसे आप लीनियर प्रोग्रामिंग में करते थे। तो ये वो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है जिस रीजन पे हमने इसको इंटीग्रेट किया है। तो ये था आज का लेक्चर, इसमें हमने सिंपल बस सीखा कि डबल इंटीग्रल्स को इवेल्युएट कैसे करते हैं, लिमिट्स हमें गिवन थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करनी हो या जिसमें ऑर्डर को रिवर्स करना पड़ता है।